देख रहे हैं नेशन व्यू पीनाज त्यागी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पीनाज त्यागी। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं नेशन व्यू में। और नेशन व्यू में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको दिखाएं खबरें हर पक्ष और हर पहलू के साथ। तो नेशन व्यू में सबसे पहले बात करते हैं एक मासूम के साथ हुई हैवानियत के जल्लादों की तरह किए गए सलूक की। 3 दिन का मासूम बच्चा, सोचकर ही, उसकी मासूमियत देखकर ही, उस नन्ही जान को देखकर ही आपका दिल पसीज जाएगा, उसके लिए ममता उमड़ेगी। लेकिन उसके साथ हुई है जल्लादों जैसी हरकत और ये दर्दनाक वारदात सामने आई है सीसीटीवी में कैद तस्वीरों पर। और इस बिना पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन जो कुछ इस बच्चे के साथ हुआ है, आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वो रोता रहा, तड़पता रहा, दर्द से बिलबिलाता रहा, लेकिन इस शख्स को दया नहीं आई। हरकत ऐसी कि कलेजा कांप जाए। रुड़की के एक प्राइवेट अस्पताल में महज 3 दिन के मासूम पर जो गुजरी, वो तो इसे बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों ने इस शख्स का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। बच्चा आईसीयू में है और इस शख्स पर उसकी देखभाल का जिम्मा है, लेकिन अपनी हरकत से इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जरा देखिए कैसे ये शख्स पहले तो मासूम के पास बैठा है, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ये उसके पास जाता है। लगा जैसे ये उसे प्यार से पुचकारेगा, दुलार देगा ताकि मासूम चुप हो जाए। लेकिन इसने जो किया उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेरहमी से इसने बच्चे को पलटकर लेटा दिया ताकि उसका रोना कम हो जाए। लेकिन इस पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो आरोप है कि इस शख्स ने उसके पैर तोड़ दिए। हड्डी टूटने की वजह से बच्चा और जोर जोर से रोने लगा तो इस शख्स ने उसके पैरों को टटोला। अब इसे समझ में आ चुका था कि मासूम का पैर टूट गया है, तो इसने डॉक्टर को खबर दी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने फौरन बच्चे के घर वालों को खबर की। सच पर पर्दादारी के लिए बच्चे को फौरन देहरादून बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा गया। मेरे वाइफ को 26 जनवरी को बच्चा हुआ था मिशन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने 26 जनवरी को वहाँ से रेफर कर दिया था बच्चों के अस्पताल एरन हॉस्पिटल रुड़की में। तो वहाँ पे 28 जनवरी को रात सुबह को 8:45 पे उस बच्चे का क्रूरता के साथ पैर तोड़ दिया गया। और डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि जो आपसे होता है वो कर लेना। वारदात 28 जनवरी की बताई जा रही है। घर वालों का आरोप है कि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो अस्पताल प्रबंधन बदतमीजी पर उतारू हो गया। फिर पीड़ित पिता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और तब जाकर हैवानियत की तस्वीरें सामने आ सकी। 3 दिन के बच्चे को के साथ अटेंडेंट के द्वारा मैन हैंडलिंग जैसे प्रॉपर हैंडलिंग ना करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है 338 आईपीसी के तहत। और वीडियो फुटेज उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उस वीडियो फुटेज के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस वारदात ने सबको सख्ते में डाल दिया है। रुड़की से दीपक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। यकीन नहीं होता कि ये किसी इंसान की हरकत है। जानवर भी बच्चों को बख्श देते हैं। रूह कांप जाती है इस तरह की खौफनाक तस्वीरों को देखकर, वो भी एक अस्पताल कर्मचारी द्वारा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है अस्पताल में बच्चों के रखरखाव की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रोड रेज की वारदात की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की यह खबर है, जहां किस तरह से रोड रेज बवाल में तब्दील हो गई। जमकर लात घूंसे चले और एक महिला और उसके साथी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2 बाइक सवारों की पिटाई कर दी। आखिर हमें होता क्या जा रहा है? क्यों छोटी छोटी बातों पर हम अपने आपे को खो बैठ रहे हैं? एक शख्स पर 3-3, 4-4 लोग टूट पड़े हैं। कोई थप्पड़ चला रहा है, कोई कॉलर पकड़कर खींच रहा है। ये बवाल मचा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। शहर के चड्डा कॉम्प्लेक्स के सामने एक बाइक और स्कूटी में टक्कर होते होते बची। गाड़ियां टकराई नहीं, लेकिन महाभारत छिड़ गया। झगड़ा बढ़ा इस कहासुनी पर कि अगर गाड़ियां टकरा जाती तो क्या होता। भविष्य के इस सवाल पर दोनों ओर की नोकझोंक मारपीट में बदल गई।
स्कूटी सवार युवक और महिला ने अपने जानने वालों को बुला लिया और फिर बाइक सवार युवकों की शामत आ गई। आप भी देखिए कैसे महिला और उसके साथी इन दो युवकों पर टूट पड़े हैं, दनादन थप्पड़ बरस रहे हैं। खींचतान में ये शख्स जमीन पर गिर गया, लेकिन इतने पर भी उसे बख्शा नहीं गया। ये लोग उसे घसीटकर कॉम्प्लेक्स के भीतर ले जाने लगे। इस बीच बाइक सवार युवकों के साथी भी वहां पहुंच गए और कहासुनी और बढ़ गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसे। सामने से गाड़ी बहुत तेज आ रही थी, इधर से ये निकल के जा रहा था दूसरी स्कूटी वाला। दोनों ने ब्रेक लगा लिए, किसी की टक्कर नहीं हुई। काफी देर के हो हंगामे के बाद स्थानीय लोगों के बीच बचाव से मामला रफा दफा हुआ और दोनों पक्षों के लोग बिना पुलिस को शिकायत किए वहां से निकल गए। लेकिन ये वारदात सवाल छोड़ गया। हमारे अंदर कितना गुस्सा भर चुका है, ये वारदात उसकी झलक दिखा गया। आए दिन रोड रेज में जाया होती जानों के बावजूद हम अपने गुस्से पर काबू करने को तैयार नहीं दिखते। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस बीच अब बात करते हैं राजनीति के गलियारे की, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपने अपने मूल मुद्दों पर लौट रही हैं और एक बार फिर से राम राग नेताओं की जुबान पर आ गया है। और इस बार राम राम जप रहे हैं बीजेपी की ओर से विनय कटियार। वोटिंग से पहले राम मंदिर पर बयानबाजी तेज हो गई है, पर सवाल ये कि रामधुन पर थिरकती बीजेपी की चुनावी वैतरणी क्या वाकई में अब भी राम जी ही पार लगाएंगे? तो राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे। ऐसे बोलते जाइए, यूपी में आपकी गारंटी है सबसे नीचे आप होंगे। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ये जन जन में लोगों को मालूम है। बोलते तो रहेंगे लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा। विनय जी अगर कुछ कह रहे हैं तो कोई गलत बात तो कह नहीं। चुनाव के समय ये मुद्दे क्यों मुखर हो जाते? यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है और बीजेपी के नेताओं की जुबान से सियासी रामधुन निकलने लगी है। राम के नाम पर वोटों की सियासत चुनावों से पहले फिर शुरू हो गई है। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है और अब जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, राम मंदिर पर बयानबाजी और भी तेज होने लगी है। तो राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। राम भारत के करोड़ों लोगों के आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। आस्था के केंद्र थे, आस्था हैं और रहेंगे। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ये जन जन में लोगों को मालूम है। कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये समय बताएगा। लेकिन मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? चुनावी रैलियों में पीएम मोदी विकास की बात करते हैं, अमित शाह कानून व्यवस्था को सुधारने का वादा करते हैं, लेकिन विनय कटियार और गिरिराज सिंह जैसे नेता राम नाम के सहारे पार्टी को यहां चुनावी बैतरणी पार कराने की कवायद में जुटे हैं। वैसे कि बीजेपी नेताओं का कोई नया राग नहीं, तब विपक्ष हारे को हरिनाम कहकर उनकी खिल्ली भी उड़ाता था, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं का रामनामी ओढ़ना विरोधियों को परेशान कर रहा है। किसी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है तो कोई बीजेपी की राजनीति को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे बोलते जाइए ताकि यूपी में आपकी गारंटी है कि आप सबसे नीचे आप होंगे। मुझे लगता है विनय कटियार जी पार्टी से खफा है, इसीलिए ऐसे कहते जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जाए, जिस पर भाजपा अपनी इलेक्शन की नींव रखती है और धार्मिक ध्रुवीकरण से ही वोट मिलेंगे? मुद्दों की क्यों नहीं बात करते हैं, वो विकास की क्यों नहीं बात करते हैं? हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इन तकरीरों के खिलाफ, इन लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और इस पर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कहीं ना कहीं यहाँ के माहौल को खराब करने की एक कोशिश और साजिश है। बीजेपी के लिए यूपी चुनाव बेहद अहम है। यूपी की लड़ाई साख की लड़ाई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीका आजमा रही है और राम मंदिर का राग भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो चुनाव में कोई भी पार्टी कोई भी पैंतरा छोड़ना नहीं चाहती है, तो इसीलिए कोई विकास की बात करता है तो कोई विपक्ष पर निशाना साधता है और कोई राम का नाम जपता है। वोटर किसी से तो प्रभावित होकर वोट दे ही देंगे।
बहरहाल यूपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, विरोधियों पर वार भी तेज होते जा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती भी वोट मांगते वक्त बीएचपी और एसपी की चालों से लोगों को आगाह करते हुए नजर आए। पहले फर्रुखाबाद और फिर आगरा। चुनावी रैली के मंच से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाम भेजा तो वोटरों को अपना सीधा पैगाम। केंद्र की बीजेपी सरकार और सूबे की अखिलेश सरकार दोनों उनके निशाने पर रहे। यूपी में कानून व्यवस्था की खस्ता हाली के हवाले से मायावती ने समाजवादियों की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर ही होती रही हैं। समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने वाली कांग्रेस पर भी मायावती ने जोरदार हमला बोला। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है, और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। वहीं बीजेपी पर आरोपों की बौछार करते हुए मायावती ने उसे बिना चेहरे की पार्टी बताया। मायावती के मुताबिक ऐसी पार्टी पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। गरीब, दलित, किसान और मजदूर ये वो अल्फाज हैं जो चुनावों के दौरान अक्सर मौजू हो उठते हैं। मायावती ने भी इन सबों को लुभाने के लिए वायदों की झड़ी लगा दी। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ते हैं। देश के मदरसे अब पूरी तरह से हाईटेक बनेंगे और अब वहां भी मजहबी तालीम के साथ साथ लगेंगी वर्चुअल क्लासेस। मुंबई के एक मदरसे में इसकी शुरुआत भी हो गई है। चलिए आपको दिखाते हैं ये आज की अच्छी खबर। ये शुरुआत है मदरसों में वर्चुअल क्लासेस की। यह आगाज़ है मदरसों के आधुनिकीकरण की। ये तैयारी है मदरसों के बच्चों को हाईटेक बनाने की और बुनियादी तालीम के साथ साथ स्मार्ट स्टडी कराने की। इन छात्रों का भविष्य उज्जवल हो और ये भी देश के बाकी बच्चों की तरह हाईटेक और मॉडर्न तालीम ले सकें। इसी मकसद से मुंबई के दारुल उलूम अली हसन सुन्नत नाम के इस मदरसे में एक अच्छी पहल की गई है, जिसको नाम दिया गया है तालीम और तरबियत। और हुकूमत ने यहाँ से शुरुआत की है। हम हुकूमत को शुक्रगुजार हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ऐसा मौका नहीं था कि वो अलग से इन तालीमात का वो इंतज़ाम कर सकते थे या हासिल कर सकते थे। फ़िलहाल चुनिंदा मदरसों में दीनी तालीम के अलावा मैथ, साइंस और इंग्लिश के लेक्चर भी दिए जाएंगे और ये सब होगा वर्चुअल क्लासेस के ज़रिए। मकसद ये कि मुस्लिम समाज भी मुख्य धारा से जुड़ सके। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज़ मौलवी यहाँ से बन के नहीं निकलेंगे, बल्कि वही बच्चे जो हाफिज़ मौलवी बनकर दीन की खिदमत, कौम की खिदमत कर रहे थे, वही बच्चे साथ में डॉक्टर, इंजीनियर बन करके वतन की भी खिदमत करेंगे। कुर्ता पायजामा और टोपी लगाए ये बच्चे बहुत जल्द इंग्लिश में बात करते और कंप्यूटर पर काम करते नजर आएंगे। साथ ही मल्टीमीडिया, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं भी इन्हें दी जाएंगी। कि इन अक़दाम के ज़रिए जो इन्होंने मदारिस इस्लामिया को दुनियावी तालीम से जोड़ा है, तो शायद इन अक़दाम के ज़रिए फिर से हमें खोई हुई दौलत हमें मिल सके। दरअसल हैदराबाद के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर ज़फ़र सरेशवाला की कोशिश का ये नतीजा है। इस किस्म की वर्चुअल क्लासेस जल्द ही देश के 8 और बड़े मदरसों में शुरू की जाएंगी, जिसमें CBSE सिलेबस के तहत ट्रेन टीचर नौनिहालों की ज़िंदगी तालीम की लौ से रोशन करेंगे। आज का मुसलमान समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है और एक मदरसे में लगा 70 इंच का ये स्क्रीन दरअसल इसी बात की तस्दीक करता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।